नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी ने कैलाश दर्शन किए, यहां जाने वाले पहले प्रधानमंत्री। बोले, पिछली सरकारों को बॉर्डर पर जाने से डर लगता था, आज का भारत डरी हुई सोच से आगे बढ़ा है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को एक दिन का उत्तराखंड का दौरा किया। यहां उन्होंने सबसे पहले पिथौरागढ़ में कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन किए, फिर भारत चीन सीमा से सटे गुंजी गांव गए, बाद में अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम पर माथा टेका। दिन के अंत में पीएम ने पिथौरागढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने सीमावर्ती गांवों को अंतिम नहीं बल्कि देश के पहले गांव के रूप में विकसित करना शुरू किया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत ऐसे ही सीमावर्ती गांवों का विकास किया जा रहा है। ये काम पहले की सरकारों द्वारा भी किया जा सकता था, लेकिन पहले की सरकारों ने इस डर से बॉर्डर एरिया का विकास नहीं किया कि कहीं दुश्मन इसका फायदा उठाकर अंदर ना आ जाए। आज का नया भारत पहले की सरकारों की इस डरी हुई सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हमास से जंग के बीच अब इजराइल का सीरिया पर हमला, 2 एयरपोर्ट्स पर दागे रॉकेट। जी हां दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच युद्ध अब लगातार और आक्रामक होता जा रहा है। इसी बीच इजराइल ने सीरिया के दमिश्क और अलेप्पो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर एक साथ हवाई हमला किया। इन हमलों में ईरान से आए हथियारों को निशाना बनाया जाने का अंदेशा जताया जा रहा है। इजरायली सेना ने दमिश्क और अलेप्पो हवाई अड्डों पर हमले की पुष्टि की है। स्थानीय मीडिया चैनल शाम FM का कहना है कि सीरिया सेना ने इन दोनों हमलों को लेकर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि अलेप्पो एयरपोर्ट पर इजराइल के हमले में नुकसान हुआ है, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं दोस्तों, सीरिया के सरकारी टीवी चैनल ने सैन्य सूत्रों के हवाले से बताया है कि गुरुवार दोपहर लगभग 1:50 पर इजरायली सेना ने अलेप्पो और दमिश्क अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर रॉकेट दागे। इससे हवाई अड्डों की हवाई पट्टी को नुकसान पहुंचा है। यह हमला गाजा में इजराइल के अपराध से दुनिया का ध्यान भटकाने का प्रयास है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, आतंकवादियों ने बच्चों के सिर कलम किए, फिर व्हाइट हाउस को सफाई देनी पड़ी। हमास ने कहा, अफवाहें फैलाना बंद करें। जी हां दोस्तों, अमेरिका में बुधवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन हमास इजराइल जंग पर भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इजराइल पर हमास का हमला पूरी तरह से क्रूरता का काम है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आतंकवादियों को बच्चों के सिर कलम करते हुए देखूंगा। बाइडेन के इस बयान पर व्हाइट हाउस को सफाई देनी पड़ी। व्हाइट हाउस ने BBC से कहा कि बाइडेन ने ऐसी कोई तस्वीर नहीं देखी है। उन्होंने ये बात इजरायली रिपोर्ट के हवाले से कही। ये कौन सी रिपोर्ट है, इसके बारे में व्हाइट हाउस ने कोई जानकारी नहीं दी है। दरअसल दोस्तों, 7 अक्टूबर को शुरू हुई हमास इजराइल जंग के बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि हमास ने कई इजरायली बच्चों के सिर कलम कर दिए हैं। हालांकि इजराइल ने इसकी पुष्टि नहीं की। इन रिपोर्ट्स पर हमास ने भी बयान जारी किया है। वहीं दोस्तों, हमास ने मजबूती से बच्चों को मारने के बाइडेन के दावे को खारिज कर दिया। हमास के प्रवक्ता गाजी हामद ने कहा है कि हमें एक ऐसी तस्वीर दिखा दीजिए जिसमें हमने औरतों और बच्चों को मारा है। हम आम नागरिकों को नहीं मारते। ये पश्चिमी देशों और उनकी मीडिया का फैलाया प्रोपोगेंडा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। विदेश मंत्री S जयशंकर की बढ़ाई गई सुरक्षा, IB की रिपोर्ट के बाद मिली Z कैटेगरी की सिक्योरिटी। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री S जयशंकर की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेश मंत्री S जयशंकर की सुरक्षा बढ़ा दी है और अब इस तरह विदेश मंत्री S जयशंकर को Y की जगह अब Z कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी। दोस्तों, बताया जा रहा है कि IB की थ्रेट रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेश मंत्री S जयशंकर की सुरक्षा बढ़ाई है। इससे पहले विदेश मंत्री के पास दिल्ली पुलिस के कमांडो द्वारा Y कैटेगरी की सुरक्षा मिल रही थी। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक सूत्रों की माने तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF को S जयशंकर की सुरक्षा का प्रभार लेने के लिए कहा है, जो वर्तमान में दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदान किया जाता है। 68 वर्षीय विदेश मंत्री S जयशंकर की सुरक्षा Y श्रेणी के सुरक्षा घेरे में दिल्ली पुलिस की एक सशस्त्र टीम कर रही थी, लेकिन अब इसे बदलकर Z श्रेणी में कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रियंका गांधी बोली, MP में छात्रों को हर महीने पैसे देंगे, 8वीं तक 500, 10वीं तक 1000, 12वीं तक के बच्चों को 1500 रुपए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि MP में सरकार बनी तो बच्चों की शिक्षा पहले से 12वीं तक फ्री दी जाएगी। इसका नाम पढ़ो और पढ़ाओ योजना होगा। कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को 500, 9वीं से 10वीं तक 1000 दिए जाएंगे, 11वीं से 12वीं तक हर महीने 1500 मिलेंगे। प्रियंका गांधी ने गुरुवार यानी कि 12 अक्टूबर को मंडला जिले के रामनगर में जन आक्रोश रैली को संबोधित किया था। उन्होंने यहां कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की 225 महीने से सरकार है, 250 घोटाले हैं। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। भाजपा की सरकार के लोग लूट में व्यस्त हैं। उन्होंने आगे कहा कि इतने घोटाले, अब सरकार बदलने का समय आ गया है। MP में भाजपा की 225 महीने से सरकार है, लेकिन अब वक्त है इस सरकार को पलटने का। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 20 करोड़
की विदेशी फंडिंग, मानव तस्करी के सबूत, अवैध तरीके से यूपी में रह रहे 3 बांग्लादेशी हुए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, यूपी एटीएस ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे बांग्लादेश से घुसपैठ कर यूपी में रह रहे 3 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। तीनों फर्जी दस्तावेजों के सहारे यूपी के निवासी बनकर और छिपकर यहां रह रहे थे। सामने आया है कि तीनों ही आरोपी इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट से जुड़े हैं। इस मामले में वाराणसी में रह रहे आदिल मोहम्मद अशरीफी उर्फ आदिल उर रहमान से पूछताछ के बाद सहारनपुर से 2 अन्य आरोपियों शेख नजीबुल हक और अब्बू हुरायदरा को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शेख नजीम उल हक और अब्बू हुरायरा ने ही पूर्व में गिरफ्तार मोहम्मद हबीबुल्लाह मिसबाह से भी फर्जी भारतीय दस्तावेज बनवाए थे। सहारनपुर से पकड़े गए दोनों आरोपी अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। इन्हें बड़े पैमाने पर विदेशी फंडिंग भी की जा रही थी। अब तक की जांच में 20 करोड़ की विदेशी फंडिंग के सबूत मिले हैं। इसके साथ ही 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि के दुरुपयोग करने और मानव तस्करी में इन पैसों का प्रयोग करने के भी सबूत मिले हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सऊदी क्राउन प्रिंस की ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर बात, फिलिस्तीनियों के खिलाफ वॉर क्राइम रोकने पर सहमति बनी। समझौते के बाद पहली बात। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की। फरवरी में चीन की तरफ से समझौता कराए जाने के बाद यह पहला मौका था जब दोनों देशों के नेताओं ने बात की। ईरान के स्टेट मीडिया के मुताबिक बातचीत के दौरान राष्ट्रपति रईसी और सऊदी क्राउन प्रिंस के बीच फिलिस्तीन के खिलाफ वॉर क्राइम रोकने पर सहमति बनी। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी जंग को रुकवाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। हम इसके लिए सभी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पार्टी से बात कर रहे हैं। सऊदी अरब ने इस बात पर भी जोर दिया कि जंग में आम नागरिकों को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। वहीं इस फोन कॉल पर अमेरिका के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम हमास के खिलाफ जंग में इजराइल के साथ हैं। वहीं इस पर सऊदी ने कहा है कि इजराइल हमास जंग के बीच कुछ देश इजराइल तो कुछ फिलिस्तीनियों के पक्ष में है। क्राउन प्रिंस ने 2 दिन पहले कहा था कि सऊदी अरब फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है। उनका मकसद फिलिस्तीन के लोगों को उनके अधिकार दिलवाना है। फिलिस्तीनियों को भी एक सभ्य जीवन और शांति का हक है जिससे वो अपने सपने पूरे कर सकें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तनुश्री दत्ता ने राखी सावंत के खिलाफ केस दर्ज कराया। कहा नाना पाटेकर और राखी सावंत ने मेरे सम्मान की धज्जियां उड़ाई। जी हां दोस्तों, बुधवार की रात ओशिवारा पुलिस स्टेशन में तनुश्री दत्ता को देखा गया। वे अपने वकील के साथ राखी सावंत के खिलाफ केस दर्ज कराने पहुंची। मीडिया से बात करते हुए तनुश्री दत्ता ने बताया कि एफआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बहुत सारी धाराएं लगी है। अलग अलग वीडियोज में राखी ने जो झूठे आरोप, मानहानि और मोलेस्टेशन की बात की है उसके खिलाफ मैंने केस दर्ज कराया है। तनुश्री दत्ता ने यह भी बताया कि मुंबई पुलिस राखी सावंत के खिलाफ जरूर एक्शन लेगी। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा 2008 से शुरू हुआ था। फिल्म हॉर्न ओके पुलिस से रिप्लेस हो जाने की वजह से राखी को मुझसे दिक्कत हो रही थी। फिर बाद में मेरे साथ कंट्रोवर्सी करके प्रोड्यूसर ने राखी को वापस लिया। प्रोड्यूसर ने मेरे सारे चेक भी बाउंस कर दिए। मैं यही कहूंगी कि इस तरह के गलत काम प्रोड्यूसर को नहीं करने चाहिए। उस वक्त मेरा एक नाम था, मैंने अच्छी फिल्में की थी। फिल्म आशिक बनाया आपने हिट भी रही थी। ऐसे में अगर वो गाना रिलीज हो जाता तो मुझे भी आगे काम मिलता, प्रोड्यूसर के लिए भी अच्छा रहता। पिक्चर की वजह से मुझे बहुत इमोशनल ड्रामा झेलना पड़ा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 देशों की सांसदों के अध्यक्षों के 9वें शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। जी हां दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर को 9वें P20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस मौके पर मौजूद रहेंगे। G20 देशों की संसदों के पीठासन अधिकारियों के अलावा आमंत्रित देशों की सांसदों के पीठासन अधिकारी भी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पैन अफ्रीकी संसद के अध्यक्ष भारत में आयोजित P20 शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लेंगे। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के यशोभूमि द्वारका में नवनिर्मित भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो सेंटर में किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सितंबर में खुदरा महंगाई में 1.81% की गिरावट 5.02% रही। अगस्त में 6.83% थी। सब्जियों के दाम कम होने से आई गिरावट। जी हां दोस्तों, सितंबर में फुटकर महंगाई में 1.81% की गिरावट देखने को मिली है। सितंबर में फुटकर महंगाई दर 5.02% पर आ गई थी। अगस्त में ये 6.83% पर थी। जुलाई में 7.44% थी। सब्जियों के दाम कम होने के चलते इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों बीते महीने शहरी महंगाई दर घटकर 4.65% पर आ गई है, जो अगस्त में 6.59% पर थी। ग्रामीण महंगाई दर भी सितंबर में घटकर 5.33% पर आ गई है, जो अगस्त में 7.02% पर थी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में अमेरिका, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने की संभावना। जी हां दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच युद्ध गहराता जा रहा है और इसके साथ ही पूरे मिडिल ईस्ट के देशों में राजनयिक तनाव भी बढ़ता जा रहा है। इसी बीच अमेरिका ने संकेत दिया है कि वो ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है और हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ भी प्रतिबंध को और सख्त बनाने की तैयारी में है। इजराइल हमास युद्ध के सामरिक असर का दायरा बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, हमास को ईरान द्वारा मदद दिए जाने को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने संकेत दिया है कि अमेरिका ईरान पर नए प्रतिबंध लगा सकता है। मोरक्को के मराकेश में वर्ल्ड बैंक और IMF के सालाना बैठक के साइडलाइंस पर अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने यह संकेत दिया। जेनेट येलेन ने कहा है कि अमेरिका हमेशा नई सूचनाओं की समीक्षा करता रहता है जिसके आधार पर प्रतिबंधों को और कड़ा करने का औचित्य साबित किया जा सके और हम ऐसा करना जारी रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एक्स ने हमास से जुड़े सैकड़ों अकाउंट बंद किए। यूरोपीय यूनियन ने एलन मस्क को 24 घंटे में मिसलीडिंग कंटेंट हटाने को कहा था। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने हमास से जुड़े 100 से ज्यादा अकाउंट्स को बंद कर दिया है। कंपनी ने यूरोपियन यूनियन की ओर से मिली चेतावनी के बाद इस बात की जानकारी दी। एक्स की CEO लिंडा याकारिनो ने कहा है कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बाद सैकड़ों अकाउंट या तो बंद किए गए हैं या उनके कंटेंट लेबल ब्लॉक कर दिए गए हैं। लिंडा ने कहा है कि ये सभी हैंडल्स इजराइल पर हमला करने वाले आतंकी संगठन हमास से जुड़े थे और हजारों मिसलीडिंग कंटेंट सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे। इजराइल पर हमास हमले के बाद एक्स पर कई ऐसे कंटेंट वायरल हो रहे थे जो परेशान करने वाले थे और सोशल मीडिया नियमों के खिलाफ थे। इसको लेकर यूरोपीय यूनियन के इंडस्ट्री चीफ थियरी ब्रेटन ने मस्क से तुरंत एक्शन लेने और 24 घंटे में इस पर जवाब देने को कहा था। EU ने डिजिटल सर्विसेज एक्ट के तहत नए नियम लागू किए हैं। इसका पालन नहीं करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुर्माना या बैन भी लगाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। बाजार हल्की गिरावट के साथ हुआ बंद। सेंसेक्स 64 अंक की गिरावट के साथ 66,408 पर बंद। प्लाजा वायर्स के शेयर में 48% की रही तेजी। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में गुरुवार को हल्की गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 64 अंकों की गिरावट के साथ 66,408 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 17 अंकों की गिरावट रही है, 19,494 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों आज PSE मेटल, ऑटो, एनर्जी शेयरों में खरीदारी रही जबकि IT और रियल्टी शेयरों में दबाव रहा। वहीं बैंक, MFCZ और फार्मा इंडेक्स हल्की बढ़त पर बंद हुए। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6 पैसे टूटकर 83.24 रुपए पर बंद हुआ। दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज BPCL, मारुति सुजुकी और कोल इंडिया रहे जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और अपोलो हॉस्पिटल्स रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 58,000 के पार निकला सोना। चांदी भी 70,000 के करीब पहुंची। दिवाली तक 60,000 तक जा सकता है गोल्ड। जी हां दोस्तों, 12 अक्टूबर को सोना चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBGA की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का दाम 172 रुपए चढ़कर 58,032 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 43,524 रुपए हो गई है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इजराइल और हमास की जंग के चलते इसकी कीमतें और बढ़ सकती है। वहीं दोस्तों बात करें चांदी की तो दोस्तों वेबसाइट के अनुसार चांदी की कीमत 127 रुपए चढ़कर 69,621 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है, जो कि एक दिन पहले 69,494 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा। DA में हो सकता है तगड़ा इजाफा। जी हां दोस्तों, इस बार की दिवाली केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और भी रोशन वाली हो सकती है और रोशनी के इस पर्व पर उनकी सैलरी में जोरदार इजाफा देखने को मिल सकता है। दरअसल दोस्तों ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। पहले दशहरे तक इसके ऐलान की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अब रिपोर्ट्स के जरिए जो अपडेट मिल रहे हैं उनके मुताबिक सरकार दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। इस बार DA में 4% का इजाफा किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गंगा जल पर 18% GST। कांग्रेस के आरोप पर आई मोदी सरकार की सफाई। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने गंगा नदी के पानी पर 18% GST लगाने के कांग्रेस के आरोप पर जवाब दिया है। इसमें कहा गया है कि देश भर में पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाला गंगा जल और पूजा सामग्री को GST के दायरे से बाहर रखा गया है। 18, 19 मई 2017 और 3 जून 2017 को पूजा सामग्री पर GST को लेकर GST काउंसिल की 14वीं और 15वीं बैठक में विस्तृत चर्चा की गई थी। तब इसे सैलेब से
से बाहर रखने का फैसला किया गया था, इसलिए पूजा में शामिल सभी सामानों को जीएसटी से बाहर रखा गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कांग्रेस ने गुरुवार को गंगा जल पर 18% जीएसटी लगाने का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार की आलोचना की और इसे लूट और पाखंड की पराकाष्ठा बताया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि मोदी जी, एक आम आदमी के लिए जन्म से लेकर जीवन के अंत तक मोक्षदायिनी मां गंगा का महत्व बहुत ज्यादा है। अच्छी बात है कि आप आज उत्तराखंड में हैं, पर आपकी सरकार ने तो पवित्र गंगा जल पर ही 18% जीएसटी लगा दिया है। एक बार भी नहीं सोचा कि जो लोग अपने घरों में गंगा जल मंगवाते हैं उन पर इसका बोझ क्या होगा। यही आपकी सरकार के लूट और पाखंड की पराकाष्ठा है। दरअसल दोस्तों वे एक गंगा जल की बोतल को दिखाकर यह सब कुछ बता रहे थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ये एक आतंकी हमला, भारत का रुख एकदम साफ, इजराइल हमास जंग पर विदेश मंत्रालय का बयान। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास के बीच जंग जारी है। इसी बीच खतरे को देखते हुए भारत ने इजराइल से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि एक फ्लाइट देर रात इजराइल के तेल अवीव से उड़ेगी और कल सुबह 230 यात्री वापस लेकर आएगी। बागची ने बताया कि हमारे सारे विकल्प हैं, भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल हमने पहले भी किया है, लेकिन अभी चार्टर्ड फ्लाइट ही इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय नागरिकों के एडवाइजरी फॉलो करने को कहा गया है, जो भारतीय दूतावास ने जारी की। अगर कोई जरूरत हो तो वो दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। हम हर हालात पर नजर रखे हुए हैं। इसी जंग को लेकर भारत का रुख बिल्कुल साफ है। हमास का इजराइल पर आतंकी हमला हुआ है। उन्होंने बताया कि जैसा कल विदेश मंत्री ने घोषणा की थी, ऑपरेशन अजय को हमारे उन नागरिकों की इजराइल से वापसी की सुविधा के लिए शुरू किया गया है जो वापस आना चाहते हैं। भारतीय नागरिकों को लेने के लिए पहली चार्टर्ड उड़ान आज रात तेल अवीव पहुंचेगी। हमारे लिए फोकस है कि जो भी भारतीय हैं जो वापस आना चाहते हैं उन्हें सही सलामत भारत लाया जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बाटला हाउस एनकाउंटर के दोषी को फांसी नहीं होगी, दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्र कैद में बदली सजा, इंस्पेक्टर मोहन की हत्या की थी। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर के दोषी आरिज खान को मिली फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने 12 अक्टूबर को मामले पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। आरिज खान इंडियन मुजाहिदीन IM का आतंकी है। इस पर दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या का आरोप लगा है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इस मामले में आरिज खान को 8 मार्च को दोषी करार दिया था। अदालत ने 14 मार्च 2021 को आरिज को फांसी की सजा सुनाई थी। तब कोर्ट ने कहा था कि यह क्राइम रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का है। आरिज ने कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली के बाटला हाउस में 19 सितंबर 2008 की सुबह एनकाउंटर हुआ था। उससे ठीक एक हफ्ता पहले 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में 5 जगहों पर ब्लास्ट किए गए थे। 3 जिंदा बम भी मिले थे। 50 मिनट में हुए इन 5 धमाकों में करीब 39 लोग मारे गए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जयदीप को आलिया और मेघना गुलजार से मिली थी धमकी, फिल्म राजी न देखने पर कहा गया था कि नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, जयदीप अहलावत ने खुलासा किया है कि एक बार आलिया भट्ट ने उन्हें धमकी दी थी। ये किस्सा फिल्म राजी से जुड़ा हुआ है। आलिया के इस काम में फिल्म डायरेक्टर मेघना गुलजार ने भी उनका साथ दिया था। दरअसल दोस्तों द एक्टर्स ट्रूथ में दिए इंटरव्यू में जयदीप ने फिल्म राजी से जुड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें सोते वक्त बुरे सपने आते थे। इस समय वो जासूसी दुनिया में पूरी तरह से डूब गए थे। खुद को रोल में परफेक्ट तरीके से ढालने के लिए उन्होंने जासूसी दुनिया के बारे में बहुत पढ़ लिया था। इस कारण उन्हें रात में बुरे सपने आते थे, जिससे वो बहुत डर भी जाते थे। एक दिन उन्होंने सपने में देखा था कि जब वो सुबह उठे तो चारों तरफ लोग बंदूकों और बमों के साथ भाग रहे थे। जयदीप ने आगे बताया कि उन्हें अपनी फिल्में देखना पसंद नहीं है। उन्होंने लगभग 80% अपनी फिल्में नहीं देखी। उनका मानना है कि बाद में खुद का ही काम उन्हें खराब लगता है। फिल्में देखकर वो सोचते हैं कि वो इससे बेहतर एक्टिंग कर सकते थे। वहीं दोस्तों एक घटना का जिक्र करते हुए जयदीप ने आगे बताया कि फिल्म राजी भी उन्होंने नहीं देखी है, लेकिन इसके लिए उन्हें धमकी दी गई थी। फिल्म की डायरेक्टर मेघना गुलजार और आलिया भट्ट ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर वो ये फिल्म नहीं देखेंगे तो वो जयदीप का नंबर ब्लॉक कर देंगी। इस पर उन्होंने फिल्म राजी को चौथी स्क्रीनिंग में देखा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आशा पारिक ने उतारी कंगना रानावत की हैकड़ी, कहा उनसे जाकर पूछो कि बॉलीवुड में उनके दोस्त क्यों नहीं। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड की लीजेंडरी एक्ट्रेस आशा पारिक अपने बेबाक बयानों के लिए भी जानी जाती है। उनकी एक्टिंग के साथ ही फैंस उनके इस अंदाज के भी फैन है। एक्ट्रेस कंगना रानावत भी अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहती है। वह बॉलीवुड के बाकी कई सितारों पर तंज कसती नजर आती है। उन्होंने कुछ समय पहले ही बयान दिया था कि बॉलीवुड में दोस्ती केवल काम के मतलब से होती है। सितारे इंडस्ट्री में नकली दोस्त बनाते हैं, जिस पर अब आशा पारिक ने भी अपनी राय रखी है। एक्ट्रेस ने कंगना को इस बयान के लिए काफी खरी खोटी सुनाई। उनके बयान से साफ हो गया कि वह कंगना की इस राय से बिल्कुल खिलाफ है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, न्यूज़ 18 को दिए
एक इंटरव्यू में आशा पारेख ने कंगना रनावत के नकली दोस्ती वाले बयान पर चुप्पी तोड़ दी। एक्ट्रेस ने जवाब देते हुए कहा कि ये तो आप कंगना से जाकर ही पूछो कि उनके इंडस्ट्री में दोस्त क्यों नहीं है, क्योंकि मेरी तो फरीदा रहमान और हेलन से काफी गहरी दोस्ती है। उन्होंने आगे कहा कि दोनों ही मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं। मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में सभी दोस्ती मतलब के लिए और नकली होती है। आशा पारेख के इस बयान के बाद यकीनन तौर पर कंगना रनावत को कुछ बुरा लगने वाला है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के किस महान वैज्ञानिक को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के उस महान वैज्ञानिक का नाम जिसको कि मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।